श्री हेमंत कटारे जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्य जो अन्य राज्यों से आए हैं, छत्तीसगढ़ से विशेष रूप से और राजस्थान से जो पधारे हैं, वो हमारे अतिथि हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। और मैं बहुत गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पहल को तो किया ही, परंतु मैं हमेशा आंकड़ों पे बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इस बात को फैक्ट चेक करके कह रहा हूँ कि अगर पूरे देश में कोई राज्य है जहाँ पर ऑपोजिशन को सबसे ज़्यादा बोलने का मौका मिलता है, तो वो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। और उसकी देन अगर किसी को जाती है, उसका श्रेय किसी को जाता है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब को जाता है। और यह बात फैक्ट है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के भाषण सब देते हैं। मुझे भी कई अवसर मिले और कई लोगों, लेकिन लोकतंत्र को बचाना, अगर भाषणों से लोकतंत्र बच रहा होता तो शायद अभी तक बच ही गया होता। परंतु उस लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास कौन कर रहा है सकारात्मक रूप से, तो मैं विशेष रूप से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में मुझे कार्य करने का मौका मिला, अवसर मिला, और आपके आशीर्वाद मार्गदर्शन में मैं आगे भी काम करता रहूँगा। समय कम है, इसलिए कोशिश करूँगा समय सीमा में समाप्त कर पाऊँ। नए लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, पहले ये एक विषय, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए यह भी सुझाव है कि वही नेता चुन के नहीं आ जाए, नए लोगों को आना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव और उनकी भूमिका क्या होती है, इस पर मैं थोड़ा सा आईना डालना चाहूँगा। ये नर्सरी है, राजनीति की नर्सरी है छात्र संघ के चुनाव। और दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में इस पर रोक लगी हुई है। एक घटना हुई, छोटी सी घटना हुई, प्रोफेसर सभरवाल थे, उनकी हत्या हुई, कुछ हिंसा भड़की हुई होगी उस समय, और घटना बोल के तो नहीं होती, उस समय पे कोई घटना हुई, सभरवाल साहब की हत्या हुई। और इस हत्या की आड़ में कुछ चुने हुए अधिकारियों ने नेताओं को सुझाव दिया और छात्र संघ के चुनावों को बंद करवा दिया मध्य प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश के छात्रों में ये संकेत गया कि क्या वो हिंसक हैं? क्या नहीं, परंतु एक घटना के कारण कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया जा सकता ना। आप देखिए, पंचायत चुनाव में हिंसाएं नहीं होती क्या? विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हिंसाएं नहीं होती? मैं खुद जब विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा तो प्रमाण पत्र लेने के पहले 2 दिन पहले, जिस दिन पोलिंग बूथ पे मैं अपने दूसरे पोलिंग बूथ पे गया, जब बूथ कैप्चरिंग हो रही थी रोकने के लिए, मेरे ऊपर कम से कम 100 राउंड फायर तो मेरे ऊपर किए गए। तो प्रमाण पत्र तो बाद में, पहले मैं प्राण पत्र तो ले लेता वहां पर। तो ये स्थिति थी। लेकिन लोकतंत्र की यदि बात की जाए तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यक है छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। डूसू से देखिए कितने अच्छे योग्य नेता निकल के आते हैं, जेएनयू से योग्य नेता निकल के आते हैं, और हर फील्ड में योग्य लोग निकल करके आते हैं। इसलिए मैं इस चीज पे एम्फसाइज करूंगा, पूरे देश में हर जगह छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ऐसे सुझाव दे के उलझा देती है, इसलिए एक और थॉट उत्पन्न होता है मेरा कि एजुकेशन जरूरी है राजनीति में। आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, पढ़ के आना पड़ेगा। आपको न्यायाधीश बनना है, पढ़ना पड़ेगा। आपको एक बाबू भी बनना है, पियन भी बनना है, तो भी पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन नेता बनना है तो आपके लिए कोई पढ़ाई नहीं है, आप अनपढ़ हैं, आप अंगूठा टेकिए, आइए, साइन करना नहीं आता होगा, लेकिन आप नेता बन जाएंगे। तो मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और सुझाव देता हूँ, मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम लेजिस्लेटर्स हैं, हम यहाँ लॉज पास कर रहे हैं। लॉ की डेफिनेशन क्या है, डू वी नो? नहीं, हम लॉ पास कर रहे हैं लेजिस्लेटर से। कहाँ से लॉ पास करेंगे जब हमें उसका ज्ञान ही नहीं होगा? एक बात मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश के लिए, ये जो फ्री बी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अरे कुछ बोला तो वो वर्ग नाराज़ हो जाएगा, अरे आपने ऐसा बोला तो महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी। अरे भाई, नाराज़गी से ही अगर हम घबराते रहेंगे तो देश की सेवा कब करेंगे? ये जितनी फ्री बेस योजनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूं, मेरा सुझाव है, और मैं इसको आज यहां कह रहा हूं, यहां से बाहर भी कहूँगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं उससे मुखरता नहीं हूं, ये सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि अब हम बोलते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। कैसे सशक्त बना रहे हैं आप महिलाओं को? आप उनके खाते में 10,000 रुपए डाल के आप कह रहे हैं वो सशक्त हैं? नहीं है वो सशक्त। मेरा मानना यह है कि चाहे युवा हो, अनएम्प्लॉयड यूथ को आपको सशक्त बनाना है, दीजिए रोजगार उसको। आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है, पैसे मत दीजिए। हर महिला के अंदर भारत की काबिलियत है, उसकी काबिलियत का उपयोग कीजिए। क्योंकि एक महान पुरुष ने कहा है, जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है।
और आवश्यकता ही अगर समाप्त कर दी जाए किसी की, उसको सीधे पैसा मिलने लगे, तो क्यों वो कोई काम करेगी? उसकी स्किल कब उभर के आएगी? उसकी योग्यता तब निखार आएगा जब हम उसकी योग्यता पे काम करें। पैसे देने हैं, दीजिए ना, मैं बताता हूं कहां देना है। पैसा देना चाहिए एजुकेशन पे दीजिए। आप कहिए कि आपके पास पैसा नहीं, हम आपके बेटे की फ्री एजुकेशन देंगे। आपको पैसा देना है, कहिए आप गरीब है, हम आपकी हेल्थ पे पैसा देंगे। परंतु ये फ्री रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो। मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना नहीं है और विकसित भारत के लिए बिल्कुल भी ये एक अच्छी योजना नहीं, हानिकारक है, उल्टा मैं कहना चाहूंगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के जो जब बोल रहे थे, मैंने उनकी बात को सुना था। उन्होंने एक बात आंसरेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कही थी, बहुत बड़ा विषय है, परंतु ये बात सही है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। वो नौकरी पे जिस दिन आके लग गए, उसके बाद उनके मन के अंदर ये भाव है कि अब मुझे 60-62 साल तक कोई हिला सकता है क्या? काम करूं या नहीं करूं, मिलूं जनता से या नहीं मिलूं, इस भाव के साथ कैसे होगा काम? उनकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। ज्यूडिशरी की भी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी आंसरेबिलिटी हो, जैसे हमारी आंसरेबिलिटी है। 5 साल बाद फिर से जाएंगे मैदान में, और सही होंगे तो जीत के आएंगे और गलत होंगे तो हम हार जाएंगे। तो सबकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। एज अ यूथ व्हेन आई स्पीक, एंड मैं समझता हूं कि जब आप लोग भी बोले, हमें सिर्फ 2 चीजों को ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, जो हम बोल रहे हैं, बोलने से पहले सिर्फ एक बार सोचना चाहिए कि वो हमारे देश के हित में है या नहीं। और दूसरी बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो जनता के हित में है या नहीं, जिस जनता ने हमें चुन के भेजा, या हमारे देश की जनता के हित में है या नहीं। और यदि इन 2 हितों को हमारी बात साध रही है, तो मुझे लगता है फिर डंके की चोट पे बात करना चाहिए। युवाओं को डरना नहीं चाहिए और एक मुखर, निडर होकर के युवाओं को आगे आना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, कई लोग चाटुकारी से राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप इतिहास के पन्ने खंगाल लीजिए, इतिहास में नाम उन लोगों का दर्ज होता है जिन्होंने दमदारी दिखाई, और जिन्होंने चाटुकारिता करी उनका नाम नहीं दर्ज होता। तो युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे अंदर ऊर्जा है, दमदारी से काम करें, और अपने देश के लिए कोई सुझाव है तो उसको बोलने में डरना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति जीवन कितना है ये हमें खुद नहीं पता कितना चलेगा। इसलिए जो बात कहें उसको खुल के कहना चाहिए, खुल के पालन करना चाहिए, और हमारे देश का, संविधान का, हमारे लोगों की भावनाओं को सबकी कद्र करना चाहिए। मेरे राजस्थान के साथी यहां बैठे हुए हैं, वो इस विषय से शायद अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। अरावली में जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मैसिव स्केल पे, माउंटेन भी काटे जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हो रहा है। ये विषय पेड़ों का नहीं है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। मित्रों बोला तो मोदी जी की याद आ गई, तो मैं दोस्तों बोल देता हूं। मेरे दोस्तों, ये विषय पेड़ों का नहीं है, ये विषय पीढ़ियों का विषय है। वास्तविकता में बता रहा हूं, आने वाली पीढ़ी जब बाद में आएगी, वो पूछेगी तुम तो विधायक थे, तुम तो राजनीति में थे, और जब ये चल रहा था तब बोलते क्यों नहीं थे? चाहे राजस्थान के लोग हो, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हो, या जहां भी ये काम चल रहा है, क्योंकि इसका दूरगामी प्रभाव आप देखिए क्या हो रहा है। ये जो सुनामी आ रही है, ये जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हरिकेन्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये इसी वजह से आ रहे हैं। उत्तराखंड चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, आप देखेंगे रोज एक खबर छपती है कि लैंडस्केप के कारण रोडें बंद हो गई 2 दिन तक। ये क्यों हो रहा है लैंडस्केप? क्योंकि वहां पे सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां डिफॉरेस्टेशन हुआ। यदि वहां पेड़ होते तो सॉइल को पकड़े होते। तो मेरा यही कहना है, आप लोग भोपाल में आप देखिए, आए दिन खबर छपती है पेपर में, मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं कि शहर में चीता घुसा, शहर में मगरमच्छ घुसा। अरे मेरे भाइयों, शहर में नहीं घुसा, हम उनके घर में घुस के बैठे हुए। चीते का तो वो घर हुआ करता था, मगरमच्छ का तो वो तालाब हुआ करता था, हम उनके घरों में घुस गए हैं, वो नहीं घुसे हमारे घरों में। तो ये प्रभाव मुझे लगता है हमें आने वाले समय में सोचना चाहिए। चूंकि घंटी बज गई है तो मैं आखिरी के 2 सुझावों पे आ जाता हूं। घंटी का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। सबने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, तो मैं भी इस समय की मर्यादा का पालन करते हुए सिर्फ आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक सुझाव दे देता हूं। एक बिगिनिंग ऑफ वॉर हो चुका है, और इसका प्रभाव क्या हुआ आपने देखा। एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है, और साथ ही में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हुई, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो क्यों ना आने वाले विकसित भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, क्यों ना हम उसकी आज से तैयार। भाई वॉर करना या रोकना हमारे हाथ में नहीं है। 2 देश लड़ रहे हैं तो हम रोक नहीं सकते कि भाई मत लड़ो, हमारे हाथ में है ही नहीं। हो गई तो निर्मित स्थिति हो गई, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, उसके लिए तैयार रहना। और तैयार कैसे रह सकते हैं? यदि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर जाए आज से ही, यदि हम लोग नवकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्सेज, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चले जाएं, यदि हम लोग, जैसे आज देखिए गैस की किल्लत है, तो भाई इंडक्शन स्टोव है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, आप उस पे आइए।
सोलार पे आ गए तो आपकी बिजली भी फ्री हो जाएगी। तो हम इन पे यदि आकर के मूव हो जाएंगे तो आने वाले समय के लिए हम अपने देश को तैयार कर लेंगे किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल हम कभी नहीं बना सकते, हमेशा हमको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड लास्ट बात मैं अपनी सिर्फ ये कह करके समाप्त करना चाहूँगा कि मैंने आने से पहले एक रियलिटी चेक किया, एक फैक्ट चेक किया। मध्य प्रदेश के 230 विधायकों की गूगल से उम्र निकाली और एक एवरेज आयु निकाली, तो हमारे मध्य प्रदेश की एवरेज आयु केम आउट टू बी 58.19। तो एक 58 साल का औसत विधायक है मध्य प्रदेश में, और दूसरी तरफ देश की युवा आयु है 67%। तो उसके अनुपात में मुझे लगता है युवाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो मेरा आग्रह है कि युवाओं का एक कोटा आना चाहिए, हर देश में, प्रदेश में, सब विधानसभाओं में आना चाहिए। दूसरी बात, युवाओं का कोटा आए और उन युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, उसमें महिला, युवा सब लोग आए। साथ ही साथ जो एज लिमिट है 25 साल कर दी विधायक बनने के लिए। भाई 25 साल तक एक व्यक्ति अपना भविष्य चुन चुका होता है, वो एक दिशा में बढ़ चुका होता है। तो मैं समझता हूँ इस एज लिमिट को भी कम करना चाहिए। जब एक व्यक्ति शादी कर सकता है 18 से 21 साल की उम्र में, तो विधायक बने, भाई वोट डाल सकता है, वो बना सकता है, खुद क्यों नहीं बन सकता। तो मेरा सोचना इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इस आयु सीमा को भी कम किया जाना चाहिए, और आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी युवा बने 2029 में, ऐसी मेरी आशा और कामना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।